पीछे वाली एसी भी ऑन कर दीजिए, तो सबसे पीछे हो। हम लोग देख रहे थे सैंधो सभ्यता, और उसमें आज देखना है लोथल और उसके आगे। तो देख लीजिए, लोथल को देखेंगे। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में यस आर राव, श्री रंगनाथ राव ने की। लोथल में संपूर्ण बस्ती एक ही दीवार से घेर कर सुरक्षित की गई थी, और इसका दुर्ग तथा निचले नगर में कोई स्पष्ट विभाजन भी नहीं किया गया था। इस लोथल से प्राप्त प्रमुख प्रमुख साक्ष्यों में देखेंगे, यहाँ पर एक सेल खड़ी इंग्लिश होगी स्टेटाइट। सेल खड़ी अर्थात स्टेटाइट की बनी गोल मुहर मिली है। इस मुहर पर एक दो मुहे राक्षस का अंकन है, और उस राक्षस के आगे दो हिरणों को उछलते हुए दिखाया गया। तो सेलखड़ी की गोल मुहर पर एक दो मुहा राक्षस, और राक्षस के आगे उछलते हुए दो हिरण दिखाए गए। यहाँ पर एक मृद भांड मृद भांड का मतलब है मिट्टी का बर्तन मिला, जिस पर पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन है। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी से सब परिचित होंगे। और पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी में क्या है, पेड़ पर कौवा बैठा है, कौवे के चोंच में रोटी का टुकड़ा है, नीचे बैठी एक लोमड़ी रोटी के टुकड़े को ललचाई दृष्टि से देख रही है। यही पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का दृश्य है। यहाँ लोथल में मृद भांड पर जो दृश्य अंकित है, उसमें पेड़ पर कोई पक्षी बैठा है, मतलब पक्षी का स्वरूप स्पष्ट नहीं है। उसके मुख में मछली है, नीचे बैठी लोमड़ी उसे ललचाई दृष्टि से देख रही। तो थोड़ा सा अंतर है, रोटी के टुकड़े की जगह मछली है, और पेड़ पे जो पक्षी है वो कौवे जैसा है, लेकिन कौवा हो जरूरी नहीं, पता नहीं कौन सा पक्षी, लेकिन भाव सेम है। पेड़ पे पक्षी, उसके मुख में खाने का कोई आइटम, और नीचे बैठी लोमड़ी उसे ललचाई दृष्टि से देख रही। इसलिए इसी दृश्य को पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का दृश्य माना जा रहा है।
इसके अलावा देखेंगे कि यहाँ पर लोथल में तांबे का बना कुत्ता मिला है। तांबे का बना सारस मिला है। कांसे की बनी सुई मिली। तांबे का कुत्ता, तांबे का सारस और कांसे की सुई मिली है। संपूर्ण हाथी दांत मिला है। हाथी दांत मिला है। साथ ही हाथी दांत की वस्तुएं जैसे हाथी दांत का कंघा, हाथी दांत की सुई, हाथी दांत का तराजू, हाथी दांत का स्केल मिला। संपूर्ण हाथी दांत और हाथी दांत की वस्तुएं जैसे हाथी दांत का कंघा, हाथी दांत की सुई, हाथी दांत का तराजू, हाथी दांत का स्केल मिला। आगे देखेंगे यहाँ पे बहुत सी छोटी छोटी खिलौना नाव मिली है। की बनी छोटी छोटी खिलौना नाव मिली। और नाव के संदर्भ में जानेंगे कि मोहनजोदड़ो देखे रहे होंगे, तो मोहनजोदड़ो में एक मुहर पर मस्तूलदार नाव का अंकन मिला। इससे आप लोग परिचित हैं। हड़प्पा में एक नाव के आकार की खिलौना गाड़ी मिली है। ये नहीं बताया गया रहा। हड़प्पा में नाव के आकार की खिलौना गाड़ी मिली है। और यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी खिलौना नावें मिली। इसके अलावा देखेंगे कि लोथल में तीन तीन युग्मित समाधियां मिली हैं। तीन युग्मित समाधियां मिली, मतलब तीन ऐसी समाधियां मिली हैं जिसमें दो दो सौ दफनाए गए। इसके पहले देखे रहे होंगे कि काली बंगा में एक युग्मित समाधि मिली है। तो लोथल से तीन, काली बंगा से एक युग्मित समाधि मिली है। मतलब युगल समाधान या युग्मित समाधियों का साक्ष्य कहां से मिला है? बरीता हमेशा लोथल को देंगे। लोथल में अग्नि वेदियां मिली हैं। अग्नि वेदियां मिली हैं। काली बंगा पढ़ते समय हम लोग देखे रहे होंगे कि काली बंगा में बहुत सी अग्नि वेदियां मिली है। बहुत सारी अग्नि वेदियां मिली है। मतलब अग्नि वेदियां कहां से मिली हैं? अलग अलग तो दोनों स्थल सही है, लेकिन कहीं बरीता देना पड़े तो काली बंगा को बरीता देंगे। इसके अलावा देखेंगे कि जो लोथल है
यहाँ पे मम्मी का साक्ष्य मिला है। मम्मी से सब लोग परिचित होंगे। मम्मी नहीं जानते? पहले तो जानिए कि मम्मी है, मम्मी मत समझ ले। ये मिस्र देश की विशेषता है। एक साक्ष्य यहाँ अपने लोथल में भी मिला है। तो मिस्र वाले कोई विशेष रसायन खोज लिए थे जिसे 100 में लगा देने पर तो हजारों वर्षों तक सुरक्षित बना रहता था। और उसी सुरक्षित 100 को मम्मी कहा जाता है। सुरक्षित 100 जो है वही मम्मी है। और ये मिस्र देश की विशेषता है। तो कुछ 100 में लगा देते रहे होंगे जिससे वो सड़ता उड़ता नहीं था, हजारों वर्षों तक सुरक्षित बना रहता था। और उसी सुरक्षित 100 को मम्मी कहेंगे। गुरिल्ला की मृण मूर्त मिली है। गुरिल्ला की मृण मूर्त मिली है। एक गैंडे की मृण मूर्त मिली है। मृण मूर्त मतलब मिट्टी की मूर्त। इंग्लिश होगी टेरा कोटा। गैंडे की मृण मूर्त मिली है जिसमें पहिए लगे, जिसके पैरों में पहिए लगे हुए। मिट्टी का एक कलश मिला है जिस पर हिरण का एक कलश मिला है जिस पर हिरण का अंकन पाया गया। सुधार करिए भाई। हिरण पलस गौरैया। मिट्टी का एक कलश मिला है जिस पर हिरण और गौरैया का अंकन पाया गया। इसके अलावा देखेंगे कि लोथल जो है यहाँ पर भारी संख्या में मिट्टी के बने साहुल मिले हैं। तो लोथल में मिट्टी के बहुत से साहुल मिले हैं। मोहन जोदड़ो में चूना पत्थर का बना एक साहुल मिला। मोहन जोदड़ो से चूना पत्थर का एक साहुल और यहाँ लोथल से मिट्टी के बने बहुत सारे साहुल मिले। आगे देखेंगे लोथल में एक गोदी बाड़ा, गोदी बाड़ा या कहिए बंदरगाह, इंग्लिश में कहेंगे डाक यार्ड। एक गोदी बाड़ा या बंदरगाह अर्थात डाक यार्ड मिला जो लगभग 216 मीटर लंबा है, 36 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर 30 सेंटीमीटर गहरा। 216 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा, 3 मीटर 30 सेंटीमीटर गहरा है। और ये पूरा गोदी बाड़ा पकी ईंटों द्वारा निर्मित है। अब आप एक फिर ध्यान देंगे कि जब मोहन जोदड़ो पढ़ाते रहे होंगे, मोहन जोदड़ो पढ़ते समय हम लोग देखे रहे होंगे कि सिंधु सभ्यता में
ईंटों से बनी सबसे विशाल इमारत मोहनजोदड़ो का अन्ना क्या है? लेकिन सैंधो सभ्यता में ईंटों से बनी सबसे विशाल संरचना जो है वो लोथल का गोदी बाड़ा है। तो जब कहे पकी ईंटों से बनी या ईंटों से बनी सबसे विशाल संरचना कौन है, तो सटीक विकल्प होगा लोथल। और जब क्वेश्चन पूछे कि सैंधो सभ्यता में ईंटों से बनी सबसे विशाल इमारत या सबसे विशाल भवन कौन है, तब होगा मोहनजोदड़ो का अन्ना। लोथल के बारे में इतना है। किसी को लोथल के संदर्भ में कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो, उस पर चर्चा कर लिया। क्या चीज? साहुल नहीं जानते, राजगीर तो जानते हैं ना। अरे जो मकान बनाते ईंटों की चिनाई करते, मकान बनाने वाले, उन्हें कहते राजगीर। तो राजगीर को देखते होंगे, ईंटों की एक दो परत रखने के बाद यूं दीवार पर एक आइटम लगाता हो, उससे रस्सी से बंधा एक टुकड़ा लटकता है, तो लट्टू भी कहते हैं। और टुकड़ा लटकता है और उसकी त्रिज्या जितनी होगी उतना ही दूर पर यहाँ पे सुराख होता। तो होता क्या है कि वो दीवार से बिल्कुल स्पर्श करते हुए नीचे लटकेगा, एकदम स्पर्श करता हुआ। और अब अगर कोई ईंट बाहर निकली है तो वहां वो लड़ने लगेगा, अंदर घुसी है तो वहां स्थान छोड़ देगा, और फिर राजगीर पीट पाट के उसे ईंट को उसे एक सीधी लाइन में लाएगा। तो वही साहुल है जिसके माध्यम से राजगीर दीवार को सीधा रखता। सब देखे होंगे भाई, वैसे भले न्यायिक साहुल क्या है, ऐसे लटकता है धागे से, लट्टू टाइप के नीचे लटका रहे, बस यूं लगाए उसी को दीवार सीधा कर लेता है। कुछ भी और कहीं पूछना है किसी को? अगला स्थल है सुरकोतदा। सुरकोतदा एक पॉइंट थोड़ा सा हमने लोथल में नहीं बताया, जान लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। लोथल की स्थिति हमने नहीं बताई। देख लीजिए कि जो लोथल है ये गुजरात में, गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा और साबरमती नदियों के संगम के निकट भोगवा तट पर खंभात की खाड़ी में स्थित है। ये पॉइंट हमसे छूट रही थी, अध्यप नोट्स में लिखा है। तो लोथल कहाँ स्थित ये जानते रहिए, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा साबरमती नदियों के संगम के निकट भोगवा तट पर खंभात की खाड़ी में स्थित है। अब देख लेते हैं हम लोग अगला स्थल सुरकोतदा। सुरकोतदा जो है ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। कच्छ का मतलब है
ये ऊपर जो ये मैदान है गुजरात के कच्छ में, मान लीजिए यहाँ पर स्थित है। खोज इसकी 1964-65 में जगपत जोशी के द्वारा की गई थी। लोथल की ही भांति सुरकोतदा में भी पूरी बस्ती को एक ही दीवार से घेर कर सुरक्षित किया गया था, लेकिन थोड़ा सा अंतर था। लोथल में क्या था कि बस्ती का निम्न नगर और दुर्ग में विभाजन स्पष्ट नहीं था। यहाँ पर बीच में एक कोट या परकोट था, जिसके माध्यम से सुरकोतदा में बस्ती का दुर्ग और निचले नगर में स्पष्ट विभाजन किया गया था। इस सुरकोतदा में देखेंगे कि जो भवन, जो दुर्ग है, उसकी सुरक्षा दीवार के चारों कोनों पर 4 सुरक्षा कक्ष बने हुए थे। दूसरे, सुरकोतदा के जो भवन थे, उन भवनों में दीवारों के निचले भागों में पत्थर लगाए गए थे। यहाँ पर कला विषयक केवल एक साक्ष्य, मिट्टी के तराजू, मिट्टी के तराजू मिलेगा। मिट्टी का तराजू, बोलिए। भवन के नीचे की दीवार में पत्थर लगे, तो यहाँ पे मिट्टी का तराजू मिला है। और बाकी जानेंगे मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में मिट्टी के बने तराजू के पल्ले मिले। कला विषय के ही साक्ष्य है, बाकी बहुत सारी चीजें मिली है। एक ऐसी कब्र मिली है जिसे बड़े आकार के पत्थर से ढका गया है और नाम दिया गया है अनोखी कब्र। अनोखी कब्र, तो एक अनोखी कब्र मिली है जिसे बड़े आकार के पत्थर से ढका गया। एंटीमनी, एंटीमनी की छड़ मिली है। एंटीमनी की छड़ मिली है। बार घोड़े का अवशेष मिला, घोड़े का अवशेष मिला है। आगे हम लोग देखेंगे एक स्थल है लोथल। लोथल तो देख चुके। देसल, पहले धौलावीरा देख लेते। धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात के कच्छ में सुरकोतदा के दक्षिण पूरब में स्थित है। सुरकोतदा के
दक्षिण पूरब में स्थित है। मतलब जैसे यहाँ पर आपका सुरकोटदा है, तो इससे जाने के लिए थोड़ा सा यहाँ दिखा दीजिए। इसके दक्षिण पूरब में आपका जो है धौलावीरा है। धौलावीरा है। इस धौलावीरा की खोज 1967 68 1967 68 ईस्वी में जगपत जोशी हुई, जो सुरकोदा की खोज किए हैं, उसी जगपत जोशी ने की। आगे देखेंगे, जहां पे धौलावीरा है, इस स्थान पर एक कुआं है और कुएं का पानी अति स्वच्छ है। तो स्वच्छ के लिए धौला शब्द, कुआं के लिए बीरा शब्द प्रयोग होता है। और इसी कुएं के आधार पर इस स्थल का नाम धौलावीरा अर्थात स्वच्छ जल वाला कुआं पड़ा। स्वच्छ जल वाला कुआं पड़ा। खोज कर्ता जोशी के शब्दों में विशिष्ट वास्तु विन्यास, विशिष्ट वास्तु विन्यास, सौंदर्य परक स्थापत्य और आश्चर्यजनक जल प्रबंधन, विशिष्ट वास्तु विन्यास, सौंदर्य परक स्थापत्य, आश्चर्यजनक जल प्रबंधन में धौलावीरा सैंधो सभ्यता का आदर्श नगर था। अन्य सैंधो स्थलों के विपरीत धौलावीरा में बस्ती का नियोजन उत्तर दक्षिण में निम्न नगर, मध्य नगर, दुर्ग में किया गया था। निम्न नगर, मध्य नगर, दुर्ग में किया गया। संपूर्ण बस्ती को घेर कर सुरक्षा दीवार बनाई गई थी। हर बस्ती की अपनी अलग से किले बंदी थी। पहली दीवार को निम्न नगर की किलेबंदी कहेंगे, दूसरी दीवार को मध्य नगर की किलेबंदी कहेंगे, तीसरी दीवार को दुर्ग की किलेबंदी कहेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से जो दुर्ग है, 1 2 3 सुरक्षा दीवारों से सुरक्षित था। तो 2-3 पॉइंट्स यहाँ जानिएगा कि धौलावीरा में नगर नियोजन किया गया। निम्न नगर, मध्य नगर, दुर्ग में तिहरा नियोजन। दूसरे, धौलावीरा में दुर्ग नगर के किस भाग में था? दक्षिण में। सब जगह पश्चिम में है, यहाँ पे दुर्ग जो है दक्षिण में है। तीसरा, किस सैंधो स्थल पर दुर्ग 3 सुरक्षा दीवारों से सुरक्षित था? धौलावीरा। आगे देखेंगे कि जो सैंधो मोहरे हैं, उन मोहरों पर एक श्रृंगी
पस का अंकन केवल सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में स्थित सैंधो स्थलों पर पाया जाता। मोहरों पर एक श्रृंगी पस का अंकन केवल सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में स्थित सैंधो स्थलों पर पाया जाता। सिंधु नदी घाटी क्षेत्र के बाहर धौलावीरा एकमात्र स्थल है जहां की मोहरों पर एक श्रृंगी पस का अंकन पाया गया। दूसरे, भारी मात्रा में श्वेत पाषाण स्तंभ मिले हैं। भारी मात्रा में श्वेत पाषाण स्तंभ मिले हैं। शैलोत्कीर्ण वास्तु का साक्ष्य मिला है। जो लोग नोट्स है न पढ़े होंगे उनको जानकारी है, शायद ये पॉइंट नोट्स में नहीं। शैलोत्कीर्ण वास्तु का साक्ष्य मिला है। भारी मात्रा में गबर बंद मिले हैं। गबर बंद मतलब बड़े बड़े जलाशय जिनमें बरसात का पानी एकत्रित किया जाता है और फिर बाद के समय में पीने और कृषि के कार्यों में उस पानी का प्रयोग किया जाता है। तो बड़े बड़े गबरबंद बहुत से मिले हैं, मतलब बहुत से बड़े बड़े जलाशय मिले। एक सूचना पट अभिलेख मिला। बस धौलावीरा के बारे में भी इतना है। लोथल कम काम। देसलपुर 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 जो है ये गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में तुर्कोसदा के दक्षिण पश्चिम में समुद्र तट के निकट स्थित था। यहाँ पे अगर आपका सुरकोतदा है, यहाँ पे आपका धौलावीरा हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका देसलपुर हो जाएगा। तो देसलपुर जो है ये गुजरात के कच्छ में स्थित छोटा सा सैंधो स्थल है। केवल एक पॉइंट जानना है कि सैंधो सभ्यता में धातु की बनी 2 ही मुहरें मिली हैं। दोनों तांबे की हैं, दोनों गुजरात से मिली हैं। एक लोथल से और एक देसलपुर से। तांबे की 2 ही मुहरें मिली हैं, एक लोथल से दूसरा देसलपुर से। एक जान लीजिए रंगपुर, ये भी छोटा सा सैंधो स्थल है और ये गुजरात के
अहमदाबाद जिले में काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है। ध्यान देंगे, जब लोथल बताए रहे होंगे, ये कह रहे होंगे कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में खंभात की खाड़ी में स्थित है। रंगपुर अहमदाबाद जिले में काठियावाड़ प्रायद्वीप में है। तो ये वाला आकार है, यही काठियावाड़ प्रायद्वीप है। ये वाला आकार ये आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप है। लोथल आपका यहाँ पे था, और रंगपुर जो है वो यहाँ पर। और रंगपुर को कहेंगे गुजरात के अहमदाबाद जिले में काठियावाड़ प्रायद्वीप में है। यहाँ पे धान की भूसी, रंगपुर में धान की भूसी का साक्ष्य मिला। तैमाबाद, तैमाबाद से आप लोग परिचित हो चुके हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा नदी तट पर स्थित सैंधो सभ्यता का दक्षिणी सीमा स्थल है। इतने से परिचित हो चुके होंगे कि दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी के तट पर स्थित सैंधो सभ्यता का दक्षिणी सीमा स्थल है। इस स्थल की प्रसिद्धि यहाँ पर प्राप्त कांसे की वस्तुओं को लेकर है। तैमाबाद में कांसे का एक रथ मिला है, कांसे का रथ मिला है। रथ में 2 बैलों की एक जोड़ी जुती है, और एक नंगी मानव आकृत खड़ी अवस्था में यूं रथ को चला रही। कांसे का बना रथ, जिसमें 2 बैलों की एक जोड़ी जुती है, और जिसे एक नंगी मानव आकृत खड़ी अवस्था में चला रही। कांसे के ही बने सांड, गैंडा, हाथी की मूर्तियां मिली हैं, जो ठोस हैं और वजन में कई किलोग्राम तक की। सैंधो सभ्यता के संदर्भ में स्थल परिचय समाप्त। किसी को कुछ भी पूछना हो स्थल परिचय के संदर्भ में, कोई भी कंफ्यूजन हो, उस पर चर्चा कर ले, तब आगे चले। किसी को कुछ भी पूछना है, पूछना तो और अच्छी बात। अभी तक जो आप लोग देखे, इनसे शायद कभी कभार एक आध क्वेश्चन आएगा, यार ये चीजें सिलेबस में नहीं, एक आध कभी कभार आ जाती। अब हम लोग देखने चल रहे हैं सैंधो कला। ये आपके सिलेबस में
और यहां से अनिवार्य रूप से क्वेश्चन पूछा। देख लीजिए, सैंधो कला। आप देखेंगे जो सैंधोवासी थे, इनका दृष्टिकोण उपयोगितावादी था। इसीलिए इनके जो भवन वगैरह हैं सब बिल्कुल सादे बने हैं। उनमें किसी भी तरह का कोई भी अलंकरण नहीं किया गया। इसका मात्र एक ही अपवाद है, काली बंगा। काली बंगा, जहां पर एक भवन की फर्श को अलंकृत करने का प्रयास किया गया। अब एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। सैंधो सभ्यता में कहां पर भवनों को अलंकृत करने का साक्ष्य मिलता है? आंसर होगा काली बंगा। तो इस तरह इनके जो भवन वगैरह हैं बिल्कुल सादे बने हैं, उनमें अलंकरण का टोटली अभाव है। एक ही अपवाद है, काली बंगा, जहां पर एक भवन की फर्श को अलंकृत करने का प्रयास किया गया। सैंधो कला के दर्शन अपेक्षाकृत छोटे निर्माण कार्यों जैसे मुहरों, मनकों, मूर्तियों, आभूषणों आदि में देखने को मिलते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं मन का निर्माण कला। मन का निर्माण कला। मन का मतलब माला का दाना बनाने की कला इस सभ्यता में खूब विकसित थी। आपके चान्हु दड़ो, चान्हु दड़ो और लोथल, चान्हु दड़ो और लोथल, इन दो सैंधो स्थलों पर मनका बनाने की कार्यशालाएं या कहिए फैक्ट्रियां मिली। ये मनके मिट्टी के, धातु के, विविध कीमती अर्ध कीमती पत्थरों के सभी के बने पाए गए, जिनमें सबसे अधिक मन के आगेट, उम्मीद है हिंदी, उम्मीद, उम्मीद इंग्लिश होगी अगेट, ये बने हुए। आगे देखेंगे मनके जो है वो विविध आकारों के पाए गए, लेकिन संख्या में सबसे अधिक मनके ढोल के आकार के, मतलब ढोलाकार मनके पाए गए। आगे जानेंगे इस सैंधो सभ्यता में बहुत से कलात्मक मनके मिले हैं, जिनमें से सबसे कलात्मक मनका मोहनजोदड़ो से प्राप्त
वो मनका है जिस पर 3 बंदर बने हैं और पीछे के बंदर आगे के बंदर की कमर में यूं हाथ डाले हुए। बस 4 पॉइंट। संदो सभ्यता में मनका निर्माण कार्यशालाएं कहाँ से मिली? चान्हू दड़ो। संदो मन के सबसे ज्यादा किसके बने हैं? गोमेद पत्थर के। साथ ही मन के किसके बने? मिट्टी, पत्थर, धातु सभी के। सैंधो मनकों का सबसे प्रचलित आकार क्या था? ढोलाकार। सैंधो सभ्यता में प्राप्त सबसे कलात्मक मनका कौन है? कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो। आगे फिर दे देंगे कि एक मनका जिस पर 3 बंदर बने हैं, पीछे के बंदर आगे के बंदर की कमर में हाथ डाले हैं, किस सैंधो स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ये सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देख लेते हैं मुहर अर्थात सील निर्माण कला। मुहर निर्माण कला। सिंधु सभ्यता में मुहर निर्माण कला भी खूब विकसित थी और मुहरों पर उच्च कला के दर्शन होते। ये मुहरे मिट्टी की, और मिट्टी को कहेंगे टेरा कोटा, मिट्टी की, धातु की, पाषाण की, प्रोटीन की, सभी की बनी पाई गई। मिट्टी, धातु, पाषाण, प्रोटीन सभी की बनी पाई गई, जिनमें सबसे अधिक मोहरे सेल खड़ी, सेल खड़ी की पाई गई है। महत्वपूर्ण है, संधो मोहरे सबसे अधिक इसकी बनी है सेल खड़ी अर्थात स्टेट टाइट की। आगे देखेंगे सेल खड़ी के बाद दूसरे स्थान पर टेराकोटा अर्थात मिट्टी की मोहरे पाई गई। अभी ऐसा संभव पूछ लेंगे कि सबसे अधिक सैंधो मोहरे किसकी बनी है? सेलखड़ी विकल्प से गायब हो, तो ऐसी स्थिति में टेराकोटा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे आकार की दृष्टि से ये मोहरे विविध आकारों की हैं। मोहरे वर्गाकार, आयताकार, त्रिकोणी, गोल, डिस्क आकार, बेलनाकार विविध आकारों की पाई गई। इनमें सबसे अधिक मोहरे जो है वो वर्गा का मोहरे। वर्गाकार के बाद आयताकार मोहरे, मतलब सबसे अधिक सैंधो मोहरे चौकोर पाई गई।
बहुत महत्वपूर्ण है। संधो मोहरों का सबसे प्रचलित आकार क्या था? चौकोर। यद्यपि सबसे ज्यादा वर्गाकार है, फिर आयताकार है, लेकिन वर्गाकार आयताकार दोनों चौकोर में आ जाएंगी। इसलिए अगर विकल्प में चौकोर जनरली रहता तो चौकोर ही बरी होगा, वर्गाकार गलत हो जाएगा। और अगर चौकोर ना हो तब पहले वर्गाकार फिर आयताकार को वरीयता देंगे। और जो वर्गाकार मोहरे ये ज्यादातर 2.8 सेंटीमीटर पूरे 2.8 सेंटीमीटर आकार की पाई गई। आगे देखेंगे जो गोल मुहर है, गोल मुहर ये फारस के खाड़ी की विशेषता। मतलब गोल आकार की मुहरें फारस की खाड़ी में बनती थी। अपने यहां सैंधो सभ्यता में एक मिली है। इसका मतलब वो फारस की खाड़ी से आयातित होकर आई है। तो गोल मुहर निर्माण कला कहाँ की विशेषता है? फारस के खाड़ी की। किस सैंधो स्थल पे गोल मुहर मिली है? तो वही जो सलखड़ी की गोल मुहर है, इस पे दो मुहार राक्षस है और उसके आगे उछलते दो हिरण हैं, वो आपके लोथल से मिली है। बेलनाकार मुहर पूरे सैंधो सभ्यता में 6 मिली है। 5 मोहनजोदड़ो से, एक काली बंगा से। और ये माना जा रहा है कि ये मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से आयातित होकर आई है। अब बेलनाकार हैं, इनकी इंग्लिश क्या होगी? सिलेंडर स्टील। तो ऐसा मूर्ख बनाएंगे क्वेश्चन बनाने में कि आपका दिमाग नहीं काम करेगा। वो पूछ लेंगे सिलेंडर सील आर्ट, हिंदी में भी यही लिखे रहेंगे, कहाँ की विशेषता है? तो सिलेंडर सील आर्ट माने बेलनाकार मोहर निर्माण कला। तो ये सुमेरियन सभ्यता की विशेषता है, महत्वपूर्ण है कि सिलेंडर सील आर्ट कहाँ की विशेषता है? मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता की, या साठ में कहिए सुमेरियन सभ्यता की। आगे देखेंगे जो सैंधो मुहरे हैं, सैंधो मुहरे हैं, इन पर विविध अंकन मिले हैं। और मुहरों पे सबसे अधिक अंकन पशुओं का हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण है। सैंधो मुहरों पे सबसे अधिक अंकन किसका मिलता है? पशुओं का। और पशुओं में सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी, एक श्रृंगी पशु का पाया गया, जो शायद वृषभ हो, जरूरी नहीं है, शायद वृषभ हो। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है कि सैंधो मोहरों पर सबसे अधिक अंकन किस पशु का पाया गया? आंसर होगा एक श्रृंगी पशु। कभी कभी कला में बदमाशी क्या करेंगे कि सैंधो मोहरों पे सबसे अधिक अंकन किस पशु का पाया गया, एक श्रृंगी पशु विकल्प में नहीं रहे, तब वहां सही होगा फिर सब। और ये कल्पना है
कि शायद जो एक श्रृंगी पशु है वो बिरसब ही है और मुहर पे छपने के क्रम में एक सींग दिखाई दे रही है, तो किस पशु का सबसे अधिक अंकन है? वरीयता हमेशा देंगे एक श्रृंगी पर। संयोग से एक श्रृंगी विकल्प में ना हो तो बिरसब को सही करेंगे। आगे देखेंगे सैंधो मोहरों पे सबसे कलात्मक अंकन किसका हुआ है? फिर भी आंसर देंगे पशुओं का। फिर अगला बनाना, सैंधो सभ्यता में, बल्कि सैंधो मोहरों पे किस पशु का अंकन सबसे कलात्मक ढंग से हुआ है? ककुदमान बिरसब, ककुदमान बिरसब, ऊबड़ वाला बैल। ये सारे पॉइंट्स महत्वपूर्ण है, कला में जो भी पढ़ रहे ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। सैंधो मोहरों सबसे अधिक अंकन किसका? पशुओं का। सैंधो मोहरों पे सबसे अधिक किस पशु का अंकन? एक श्रृंगी पशु का। सैंधो मोहरों पे सबसे कलात्मक अंकन किसका है? पशुओं का। सैंधो मोहरों पे किस पशु का सबसे कलात्मक ढंग से अंकन हुआ है? ककुद मान बिरसब माने ऊबड़ वाला बैल का। आगे देखेंगे सभ्यता में बहुत सी कलात्मक मुहरें मिली और किस स्थल से कौन मुहर मिली वो वहां हम पढ़ा चुके। यहाँ केवल ये जानना कि सभ्यता में बहुत सी कलात्मक मुहरें मिली हैं और समस्त सैंधो मुहरों में सबसे कलात्मक मुहर वो मुहर है, बल्कि ये कि सबसे कलात्मक मुहर मोहन जोदड़ो से प्राप्त वो मुहर है जिसे पाशुपति की मुहर कहकर संबोधित किया गया है। मोहन जोदड़ो से प्राप्त पाशुपत शिव की मुहर सबसे कलात्मक सैंधो मुहर है। मुहर से परिचित हो चुके हैं कि मोहन जोदड़ो से ऐसी मुहर मिली है जिस पर एक श्रृंग युक्त त्रिमुखी देवता चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठा है। उस देवता के दाहिनी तरफ व्याघ्र और हाथी, बाईं तरफ गैंडा और भैंसा, चौकी के नीचे दो हिरण दिखाए गए हैं और हिरणों में एक सुरक्षित एक टूटी फूटी अवस्था में। यही मोहन जोदड़ो की पाशुपत शिव की मुहर है और समस्त सैंधो मुहरों में यही सबसे कलात्मक मुहर है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब हम देखने चल रहे हैं मूर्त निर्माण कला। मूर्त निर्माण कला इस सैंधो सभ्यता को देखेंगे तो सैंधो सभ्यता में खुदाई में ऊपरी स्तर पर ही कलात्मक मोहरें मिलती हैं। निचले स्तरों पे कलात्मक मोहरें नहीं पाई गई। सैंधो सभ्यता में कई सांस्कृतिक स्तर हैं। कई सांस्कृतिक स्तर हैं। ये ऊपरी स्तरों पे कलात्मक मोहरें मिली हैं, नीचे के स्तरों पे नहीं मिली।
इसका सीधा सा मतलब है कि पहले यहाँ पे मूर्ति कला विकसित नहीं थी, बाद के समय में एकाएक विकसित हो गई। अर्थात सैंधव सभ्यता में मूर्ति निर्माण कला का विकास ऊर्ध्व रेखीय ढंग से हुआ। मतलब पहले ये कला विकसित नहीं थी, बाद में एकाएक विकसित हो गई। इस सभ्यता में धातु, पाषाण, मिट्टी, धातु, पाषाण, मिट्टी सभी की मूर्तियां पाई गई हैं। इनमें से सबसे पहले हम देखने चल रहे हैं धातु मूर्तियां। धातु मूर्तियां, धातु मूर्तियां जो हैं वो तांबे और कांसे की बनी है और इन्हें बनाने के लिए बंद सांचा विधि, बंद सांचा विधि का प्रयोग किया गया। इसके लिए सैंधववासी सबसे पहले मोम का सांचा बनाते थे। मोम लेके उससे सांचा बनाते थे, मतलब जो भी कुछ बनाना होता था उसे मोम से बना लेते थे, और मोम का बनाना आसान है। और फिर उसे बारीक रवेदार हल्की नमी लिए मिट्टी में दाब देते थे। जैसे कल्पना करिए कि हमें तांबे का गोला बनाना। अब तांबे का गोला बनाना बहुत कठिन काम है, लेकिन मोम का गोला बनाना हो तो आराम से बना लेंगे। तो पहले ये मोम का गोला बना लेंगे, इसके बाद बारीक रवेदार नमी युक्त मिट्टी में इसे दाब देंगे। यहां ऊपर की तरफ टीप लगा देंगे, नीचे की तरफ दूर तक जाती हुई निकास नाली बना देंगे। और फिर तांबा या कांसा जिसकी बनाना है, धातु को पिघलाकर टीप की मदद से उसे डालेंगे। धातु की गर्मी से जो मोम का गोला है वो पिघल कर निकास नली से बाहर हो जाएगा और उसका स्थान धातु ले लेगी। और फिर एक समय के बाद जब ये आकार ठंडा हो जाएगा तो उसे मिट्टी से निकाल लिया जाएगा। कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि जब मोम पिघल कर निकास नली से बाहर निकल रही है तो धातु भी पिघली है, वो क्यों नहीं निकल रही? वो नहीं निकलेगी। इसलिए जब पिघली धातु यहां पहुंचेगी
मोम को जैसे पिघलाएगी वो मिट्टी के संपर्क में आ जाएगी, और मिट्टी के संपर्क में आते ही उसका टेम्परेचर तेजी से घटने लगेगा, और अब वो शुद्ध लिक्विड फॉर्म में ना रह के मैग्मा माने गाढ़े दरों में बदल जाएगी। लेकिन तब भी वो इतनी गर्म होगी कि जो भी बची खुची मोम है उसे आसानी से पिघला के बाहर कर दी। और संभव है कि धातु का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, उतना सैंधो सबतम संभव नहीं है, फिर भी बहुत ज्यादा है, तो थोड़ी बहुत धातु निकास नली में भी चली जाए, और जब ठंडा होने के बाद इसे निकालेंगे, इसे घिस के साफ कर दिया जाए, और इस तरह धातु का गोला बन गया। अब इस विधि के तहत आपने जो धातु का मोम का सांचा बनाया था वो मिट्टी में दबा था, मतलब बंद था, इसलिए इसे नाम दिया गया बंद सांचा विधि। दूसरे देखेंगे, इसमें हमने जो मोम का सांचा बनाया था वो गल गया, द्रवित हो गया, इसलिए इसी विधि को हम कहेंगे दरबी मोम विधि। आगे देखेंगे, जो हमारा मोम का सांचा था वो नष्ट भ्रष्ट हो गया, इसलिए हम इसी को भ्रष्ट मोम विधि भी कहेंगे। दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि हमारा जो मोम का सांचा था वो खो गया, लुप्त हो गया, इसलिए इसी को हम लुप्त मोम विधि भी कह सकते हैं। और दरबी मोम विधि, भ्रष्ट मोम विधि, लुप्त मोम विधि, और इसी को हम मधुचिष्ट विधि भी कह सकते हैं। इन सब के लिए इंग्लिश में एक ही शब्द है, लास्ट वॉक्स, मतलब मोम का जो भी कुछ था वो नष्ट भ्रष्ट हो गया। इसी विधि के लिए हमारे प्राचीन साहित्य में ढोकरा पद्धति का प्रयोग किया गया। इस तरह सैंधो धातु मूर्तियां जो हैं वो बंद सांचा विधि या दरबी मोम विधि या भ्रष्ट मोम विधि या लुप्त मोम विधि या मधुचिष्ट विधि या ढोकरा पद्धति से बनाई गई। एक दो नाम आपसे जनरली आने को, लेकिन सब जानना है कि सैंधो धातु मूर्तियां किस विधि से बनाई गई है, बंद सांचा विधि या दरबी मोम विधि, यही दो नाम जनरली आते हैं। दूसरे, प्राचीन साहित्य में धातु मूर्तियां कहिए, प्राचीन काल में धातु मूर्तियां किस विधि से बनाई जाती, ढोकरा पद्धति से, या प्राचीन साहित्य में धातु मूर्तियों के बनाने की कौन सी विधि दी गई है, ढोकरा पद्धति। अब देखेंगे सैंधो सभ्यता जो है, इस सभ्यता में धातु की बहुत सी कलात्मक मूर्तियां मिली, सबसे आप परिचित हो चुके हैं, लेकिन यहां पर केवल एक शब्द जानेंगे और वही महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण
सिंधु सभ्यता में सबसे कलात्मक धातु मूर्ति मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी या नृत्यांगना की मूर्ति है, जिसे मानव द्वारा निर्मित प्रथम धातु मूर्ति माना जा रहा है। ये लगभग 10.5 सेंटीमीटर ऊंची है और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी गई है। हर शब्द महत्वपूर्ण है। सिंधु सभ्यता में किस स्थल से नर्तकी या कांस्य नर्तकी या नृत्यांगना की मूर्ति मिली? मोहनजोदड़ो से। मानव निर्मित पहली धातु मूर्ति कौन है? मोहनजोदड़ो की कांस्य नर्तकी। सिंधु धातु मूर्तियों में सबसे कलात्मक मूर्ति कौन है? मोहनजोदड़ो की कांस्य नर्तकी। मोहनजोदड़ो की कांस्य नर्तकी कितनी ऊंची या लंबी है? 10.5 सेंटीमीटर। मोहनजोदड़ो की कांस्य नर्तकी किस संग्रहालय में है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। बाकी किस विध से बनाई गई है? कोई भी नाम दिए, दरबी मोम विद, भ्रष्ट मोम विद आदि से इसे बनाया गया। और बस धातु मूर्तियों के बारे में इतना ही। अब यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है? चलिए पाषाण मूर्तियां देख लेते हैं। पाषाण एक पॉइंट और जान लीजिएगा यहाँ पे कि जो सिंधु धातु मूर्तियां हैं उनमें सबसे कलात्मक यही मोहनजोदड़ो वाली नर्तकी है। एक विद्वान आपके हैं कार्लटन और कार्लटन महोदय ने मोहनजोदड़ो के कांस्य नर्तकी की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसका मतलब है खूब प्रशंसा की। पाषाण मूर्तियां मतलब पत्थर की मूर्तियां। पाषाण मूर्तियां जो हैं इन्हें छैनी हथौड़ी के माध्यम से काट छांट कर तक्षण विधि से बनाया गया है। महत्वपूर्ण है कि सिंधु पाषाण मूर्तियां किस विधि से बनी है? तक्षण विधि से। इसका मतलब है कि छैनी हथौड़ी की मदद से पत्थर को काट छांट कर इन्हें बनाया गया है। सिंधु सभ्यता में टोटल 14 पाषाण मूर्तियां मिली हैं, केवल और केवल 14। इनमें 14 मिली। इनमें 2 हड़प्पा से और एक 12 मोहन जोदड़ो से। 2 हड़प्पा से, 12 मोहन जोदड़ो से। हड़प्पा के दोनों
पाषाण मूर्तियों से आप लोग परिचित हैं और बताए रहे होंगे कि हड़प्पा में दो पाषाण, बल्कि कि हड़प्पा में दो सिर विहीन पाषाण धड़ मिले हैं, जिनमें से एक 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, दूसरा 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। 9 सेंटीमीटर वाला लाल बलुआ पत्थर का बना है, 10 सेंटीमीटर वाला श्याम बलुआ पत्थर का बना है। 9 सेंटीमीटर वाला योग की मुद्रा में है, 10 सेंटीमीटर वाला नृत्य रथ मुद्रा में है। 9 सेंटीमीटर वाले को मार्शल ने कहा है, ये सब चीजें लिखा मैंने हो चुका है कि मार्शल ने लिखा है ये वाला शिव का योगी रूप या योगिराज रूप है, शिव का योगी या योगराज रूप है। 10 सेंटीमीटर वाला वो मार्शल लिखे हैं कि ये शिव का नटराज रूप है। लेकिन जिसे जॉन मार्शल कह रहे हैं शिव का योगी रूप है, उसे जैन विद्वान माने जैनी कहते हैं। ये उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की मूर्ति है। और जिसे मार्शल कह रहे हैं ये शिव का नटराज रूप माने युवक की मूर्ति है, जो शिव का नटराज रूप है, उसे वासुदेव शरण अग्रवाल कह रहे हैं कि युवक है ये नहीं बल्कि युवती है। मतलब नटराज नहीं हो सकती, हाँ पार्वती भले नाच रही। तो जो है ये चीजें इतनी जान चुके हैं, पहले बताया जा चुका। अब आप देखेंगे हड़प्पा के जो ये दोनों धड़ हैं, संपूर्ण सिंधु सभ्यता में समस्त मूर्तियों में, चाहे वो धात की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे मिट्टी की हो, सबसे कलात्मक यही दोनों। मतलब इनके जैसी कलात्मकता मोहनजोदड़ो की कांस्य नर्तकी में भी नहीं। इनके जैसी कलात्मकता जो है मोहनजोदड़ो के कांस्य नर्तकी में भी नहीं। शैली और भाव संप्रेषण की दृष्टि से ये दोनों धड़ यूनानी कला के निकट, लेकिन इन दोनों में टुंडलिका मतलब तोंद अर्थात पेट का उभार पाया गया, जो इन्हें भारतीय कला के समीप ही लाती। वास्तव में भारतीय कला की विशेषता है अपने संस्कृत के ही अनुकूल भारतीय कला की विशेषता। यहाँ जो भी मानव कलाकृतियां बनाई जाती हैं उनमें पेट हल्का सा बाहर को निकला दिखाया जाता। और बाकी गणेश जी की बात हो, सोने पे सुहागा, पूरे शरीर में पेट ही पेट है। गणेश जी को देखेंगे पूरी शरीर पेट ही पेट है, बाकी बचा क्या। तो उसका मतलब होता है भारतीयों को केवल यहाँ पे वही बजरंग बली वगैरह छोड़ दीजिए, माने हेल्थ इज वेल्थ वाले देवताओं को छोड़ दीजिए, बाकी जितने देवी देवता ऋषि महर्षि राजा महाराजा के चित्र बनेंगे या मूर्ति बनेगी उसमें पेट थोड़ा सा आगे को निकाल देते। उसका आशय है कि भारतीयों को पेट की चिंता नहीं है, इनका पेट पहले से भरा, इन्हें केवल मोक्ष की चिंता।
और बस आज के लिए इतना ही। अब यहाँ से आगे हम लोग कल देखेंगे। किसी को कुछ भी कहीं भी कंफ्यूजन हो तो उस पर चर्चा करें। जा सकते